हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 करेंगे एग्रीकल्चर। पहले 3 चैप्टर्स हम कर चुके हैं और 6 क्लास की ज्योग्राफी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे पहले ना आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ से ना आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हम उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिश पकड़ने का काम कर रहे हैं, इनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, ये काम कौन से काम में आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जब आप है ना जो प्रोडक्ट आपने मोस्टली प्राइमरी में बनाए थे उनका आप कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप स्टील बना रहे हो, आप ब्रेड बना रहे हो, आप क्लोथ बना रहे हो। इन सब के लिए ना आपको रिसोर्सेज जो लगेंगे वो प्राइमरी एक्टिविटी से आएगा ना। जैसे ब्रेड बनाने के लिए आपको जो आटा लगेगा वो कहाँ से आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू आएगा। अब उस आटे को प्रोसेस कर रहे हो आप और उससे कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टर्शरी एक्टिविटी। तो टर्शरी एक्टिविटीज में है ना सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, इसमें है ना हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेकेंडरी में आती है और जितने भी सर्विस वाले सेक्टर है वो पूरा किस में आता है, टर्शरी में आता है। यानी कि जैसे कि आपने जो ब्रेड बनाया था उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो ट्रांसपोर्ट लगेगा ना। फिर आप इसको बिजनेस कर रहे हो तो ट्रेडिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बैंकिंग फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने ब्रेड बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। ठीक है, तो वो बैंकिंग सर्विसेज जो आप अवेल कर रहे हो वो कौन सी सर्विसेज है, टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। आपका बिजनेस कल को लॉस हो जाए तो आप उसको इंश्योरेंस भी करा के रखते हो। आपके पास जो बाइक होती है, कार होती है, घर होते हैं, उन सबका हम इंश्योरेंस भी कराते हैं ना। हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है। और आप है ना एडवर्टाइज भी तो करोगे ना, आपको देखते हो ना टीवी पे बिस्किट का, ब्रेड का, बहुत सारी चीज़ों का ऐड आ रहा होता है ना। तो ये सारे के सारे जो वर्क होते हैं ये टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं। तो अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को बना रहे हो, ठीक है, पैदा, ये सब कुछ आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसके अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग। सेकेंडरी में होता है आपने जो प्राइमरी रिसोर्सेज से आपको जो रिसोर्सेज मिला है उनको आप है ना और बेटर क्वालिटी की चीज़ें बना रहे हो, उनको और प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैंगो पिकल का हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो जब है ना आपने आम को उगाया तो ये तो है प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन जब आपने ना उस आम का अचार बना के एडवर्टीजमेंट करके उसे बेचा तो ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, आम का अचार बना के उसे बेचना मार्केट में, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। और उस को करने के लिए आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी तो यूज़ किए होंगे ना जो को टर्शरी एक्टिविटीज़ के थ्रू मिलेगा। आप उसको एडवर्टाइज भी करोगे, आप उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो आप बैंक से भी अवेल करोगे, उसका इंश्योरेंस भी कराओगे। ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसका ट्रेडमार्क भी लोगे। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगी। वो पता है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपको ना ऐसे देते हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और ट्रांसपोर्ट। जैसे उन्होंने 4 लिख दिया, आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, ऐसे ही वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो अगर आप जिस समझ जाएंगे, मीनिंग समझ जाएंगे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आप कर लेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा जो पूरा सर्विस सेक्टर है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो एग्रीकल्चर है वो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से आया हुआ वर्ड है, जिसमें एग्र का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो जब आप है ना सॉइल पे कल्टीवेशन करते हो, कुछ उगाते हो, इसको हम क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चर कहलाते हैं। और एग्रीकल्चर कैसी एक्टिविटी है, अभी मैंने आपको बताया प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्या क्या आता है, आप फसल उगाते हो, आप सब्जियां उगाते हो, फल उगाते हो, फूल उगाते हो। ठीक है, और आप जानवरों को भी अगर रियर कर रहे हो लैंड के ऊपर, तो ये सब कुछ किसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर के अंदर आएगा। दुनिया में ऑलमोस्ट 50% जो लोग हैं वो किस एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज है। तो आप देख रहे हो 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, और इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो स्टिल है ना एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम चाहे कितनी भी नौकरियों की बात कर रहे हो, लेकिन आप आज भी देखोगे ना मेजोरिटी ऑफ लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं इंडिया में। ठीक है, और इस लैंड पर आप है ना उगा सकते हो, फसलें उगा सकते हो, उसको हम एरेबल लैंड बुलाते हैं। ठीक है, देखो हमारी सारी लैंड ऐसी नहीं होती, हम हर लैंड पे खेती नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि कुछ लैंड ऐसी होती है जिसके जो है ना बंजर होती है। ठीक है, आप है ना सैंड के ऊपर तो खेती नहीं कर पाओगे ना, वहाँ पे तो आप कोई चीज़ नहीं उगा पाओगे इतने अच्छे से, आप गेहूँ नहीं उगा पाओगे वहाँ पे। उसके बाद है ना फार्मिंग के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की कैटेगरीज होती है फार्मिंग में, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जिसको है ना हम अपनी नीड्स के लिए उगाते हैं। यानी कि हमारे घर में एक फार्मर है, उसके घर में है ना चावल, दाल, आटा, ये सारी चीज़ें चाहिए, इसके लिए जब वो
फार्मिंग कर रहा है, अपने सर्वाइवल के लिए जब कोई फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, और इसमें ना बहुत ही लो लेवल की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं और घर के जो लोग होते हैं वही काम कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए स्मॉल आउटपुट आता है इसके अंदर, ठीक है। सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर, इंटेंसिव और सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें ना छोटा सा लैंड का एरिया है आपके पास, सोचिए आपके पास है ना 1 बीघा जमीन है, ठीक है, उस पे ही आप सिंपल टूल्स के साथ और बहुत ज्यादा लेबर को, इंटेंसिव का मतलब है यहाँ पे क्या होगा ना, लैंड का जो साइज है वो तो बहुत छोटा होगा, लेकिन जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा होगा। अब देखो, भले ही 1 बीघा जमीन है, लेकिन उसमें जो आपको लेबर लगानी पड़ रही है, आप घर के लोग सारे लोग मिलकर काम करोगे तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। राइस जो है वो मेन क्रॉप है, और जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है, गेहूं, मक्का, दालें, और ठीक है जो तेल वाली सारी फसलें होती है, ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो है ये है ना बहुत ज्यादा कौन से एरिया में किया जाता है, जहाँ पे ना मॉनसून रीजन है, ठीक है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और मॉनसून पे डिपेंडेंट है जो लोग, वो कौन सी फार्मिंग करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंटेंसिव का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी का ये मतलब है कि आपको ना लेबर बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन आपकी जो लैंड का साइज है वो बहुत छोटा है। उसके बाद आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके अंदर है ना फर्दर 2 टाइप में से डिवाइड किया गया है, एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और एक है नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है, इसमें क्या करते हैं, पहले ना हम एक जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं, उसमें जितने भी पेड़ पड़े हुए हैं उनको ना हम जला देते हैं, ठीक है, और वो जो राख अब बनी ना वो मिट्टी के साथ है ना मिक्स हो जाती है और जमीन को फर्टाइल बना देती है, और इस पे ही है ना हम फिर मक्का, यैम, पोटैटो, कसावा, ये सारी की सारी चीजें उगा लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद है ना जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, सॉइल की जो उपजाऊपना है वो खत्म हो जाता है, तो हम इस जमीन को खाली छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और किसी और नए प्लॉट पे जाके हम सेम टाइप की खेती करेंगे। इसलिए इस खेती के ना 2 टाइप के नाम है, ये नाम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या है, हमने उसको जलाया, उस पे खेती की और फिर उसे छोड़ के चले गए। कल्टीवेशन थिकली फॉरेस्टेड एरिया जो है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन सब में क्या जाता है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, वहाँ पे ना बहुत सारा एरिया जंगल से कवर्ड है, ठीक है, तो वो लोग इसको करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या करते हैं, जंगल के एक एरिया में आग लगा देंगे, उसको सारे पौधे जल के जमीन पे गिर जाएंगे और वो जो होगी जमीन वो उपजाऊ बन जाएगी, उस पे वहाँ पे गेहूं, चावल, ये सब कुछ उगाया, खाया, उसके बाद उस जमीन को खाली छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन के क्या क्या नाम हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया, इसे झूमिंग भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसे मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको कंट्री में, रोका बोलते हैं ब्राजील कंट्री में, और लेडेंग बोलते हैं मलेशिया में। तो आपको ना इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम भी पता होना चाहिए। इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद आता है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, हर्डमैन जो चरवाहे होते हैं ना एक तरीके से, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने एनिमल को लेके घूमते हैं, क्योंकि उनको है ना उसके लिए फॉडर भी चाहिए, पानी भी चाहिए। और अब देखो, जैसे आपके पास है ना बहुत सारे जानवर है, ठीक है, अगर आप एक ही एरिया में रहते हो और उस पूरे एरिया का घास उन्होंने चर लिया, तो सारा का सारा घास तो खत्म हो गया, अब आप क्या करोगे। तो इसलिए ना ऐसे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब वो अगली जगह जाएंगे, वहां पे वो चरवाहे अपने जानवरों को छोड़ देंगे, वो वहां का घास चर लेंगे, फिर वो जैसे ही उस एरिया का घास खत्म हो जाएगा वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। और ऐसी मूवमेंट उन्हें इसलिए भी करनी पड़ती है, क्लाइमेटिक कांस्टेंट और टेरेन की तरफ से। सोचिए वो जिस एरिया में रह रहे थे वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गया, अब कोई घास वहां बचा ही नहीं, पूरा का पूरा घास सूख गया, तो उनको अब क्या करना पड़ेगा, अपने एनिमल्स को लेके मूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उनके पास कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, भेड़ हो सकती है, ऊंट हो सकते हैं, याक हो सकते हैं, बकरी हो सकती है, ठीक है। ये सारे मोस्टली नोमैडिक हर्डिंग में किए जाते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, इनसे क्या क्या मिलता है, तो हमें इनसे दूध मिलता है, मीट मिलता है, ऊन मिलती है, ठीक है, इनकी स्किन, इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये तो थे सब कुछ, हमने किसके टाइप पढ़े, ये सब कुछ सब्सटेंस फार्मिंग के। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग किसको कहते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को ना, क्रॉप्स और एनिमल्स को आप इसलिए रेयर करते हो कि आप उसको है ना मार्केट में बेचोगे। आपने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारा गेहूं उगाते हैं, 500 बीघा जमीन है, 600 बीघा जमीन है, उसमें वो गेहूं उगा रहे हैं। अब इतना उनकी फैमिली तो नहीं खाएगी ना, तो क्या होता है, आप जैसे अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप जाते हो और आप आटा लेके आते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का आटा मिलता है, तो आपको क्या लगता है वो कंपनी उसको बना रही है। बहुत सारे फार्मर्स उसको कमर्शियली ग्रो करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज उनसे उस आटे को खरीद लेती है और उसको वो पीस के
पैकेट्स में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ये आटा जो हमारे पास मार्केट्स में अवेलेबल हो रहा है उसको कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू हम तक आता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में हम खेती करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना पैसा भी बहुत लगता है। अब देखो इतना बड़ा जमीन है, उसमें है ना सीड के लिए और इतने सारे टूल्स, लेबर्स, ये सब कुछ जो लगेगा मशीन्स करेंगी, क्योंकि यहाँ पे ना आप हाथ से इतना काम नहीं करते। इंटेंसिव फार्मिंग में आप क्या करते हैं, आप ना सिंपल टूल से खुद ही सारी मेहनत करने में लगे होते हैं। लेकिन इतनी बड़े 500 बीघे जमीन में अगर मैं लोगों को लगाती रहूंगी तो उनको ही इतना ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा और वो इतने एफिशिएंसी से भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि आप गेहूं, चावल, चना ये सब कुछ उगाने के लिए। मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अच्छा, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? आपने कभी सोचा कि मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब है ना आप जमीन का इस्तेमाल करते हो खाना और चारा दोनों चीजें उगाने के लिए, और उसी जमीन पे ना आप एक एरिया पे तो खाना उगा रहे हो, यानी कि आप गेहूं, चावल, चना, पता नहीं क्या क्या आपने लगा रखा है, और उसी एरिया में दूसरे साइड पे आपने क्या कर रखा है, बहुत सारे एनिमल्स उगा रखे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएसए में होती है, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। आपने कभी सोचा मिक्स्ड फार्मिंग करने की जरूरत क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? देखो इसका ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है। सोचिए आपने ना एक तरफ सारी की सारी लैंड पे, जमीन पे गेहूं, चावल, चना, मक्का ये सब कुछ उगा रखा है, दूसरी तरफ आपने जानवर रखे हुए हैं। तो आपको पता है वहां पे है ना, जब आपने गेहूं को काटा तो आपको बहुत सारा चारा, भूसा भी तो मिला ना, वो आपके एनिमल्स खा लेंगे। और आपके जो एनिमल्स है वो वहां पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारा गोबर जो निकलेगा उसे आप फर्ट मेन्योर की तरह यूज करके अपने खेतों में डाल सकते हो। तो एक दूसरे के काम आ जाते हैं। दूसरा, इस मिक्स्ड फार्मिंग का सबसे बड़ा जो पर्पज होता है वो होता है लॉस के टाइम पे। सोचिए बहुत तेज बारिश पड़ गई और आपकी सारी फसल बर्बाद हो गई, तो अगर आप सिर्फ खेती किया करते तो आप तो बर्बाद हो जाते। लेकिन आप क्या करते हो, आप एनिमल्स भी रखते हो, और आपने क्या किया, एनिमल से जो आपको दूध मिलता है उससे आपने दूध, दही, मक्खन, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने बनाए और आपने उनको बेच के अपना काम चला लेंगे आप, ठीक है। एकदम बर्बाद नहीं हो जाएगा फार्मर। तो इसलिए ना बोला जाता है आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जब है ना अलग अलग फॉर्मेट्स के काम करते हैं, तो आप है ना एक ही लैंड के प्रोडक्ट पे एक जगह आप खेती कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एनिमल्स उगा रहे हैं, और उन दोनों के जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं। और अगर कभी एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई कि मतलब आपकी या तो आपके जानवर मर गए या तो कभी हुआ कि आपकी फसल खराब हो गई, तो दोनों में से आप बिल्कुल लॉस पे नहीं रह जाओगे, यानी कि कोई ना कोई एक चीज होगी जिसकी वजह से आप पैसा बना लोगे। तो इसलिए हम मिक्स्ड फार्मिंग भी करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का मतलब होता है जब आप है ना फसलें इसलिए उगा रहे हो, जैसे कि आप है ना गेहूं, मक्का, चावल, ये सब कुछ इसलिए उगा रहे हो क्योंकि आपको उसे बाद में मार्केट में बेचना है। आपको पता है ना, हम जाते हैं बासमती राइस लेके आते हैं, इतने सारे टाइप के, ये सब कुछ हमें मार्केट में इतना इजीली कैसे अवेलेबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स ही उसको उगा रहे हैं ना, पर वो एक कमर्शियल लेवल पे उसको उगा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को वो अपने प्रोडक्ट सीधा बेच देते हैं और वो उन प्रोडक्ट्स को हम तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन फार्मिंग में क्या आता है, ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे ना हम सिंगल टाइप की क्रॉप उगा रहे होते हैं। कैसे? जैसे कि आप चाय उगाएंगे, कॉफी उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे, कैश्यू, रबड़, बनाना, कॉटन, ये सारी की सारी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स है। इसमें है ना बहुत ज्यादा लेबर तो लगता ही है और बहुत ज्यादा कैपिटल भी लगता है, यानी कि आपको पैसा भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है और यहाँ पे लेबर भी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। मशीन्स काम नहीं कर पाती है यहाँ पे इतनी, क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने चाय पत्ती के बागान कभी देखे हैं तो उनकी जो ऊपर वाली जो लीव होती है ना, टेंडर लीव जो होती है, वो उनसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय बनती है। तो वो हाथों से प्लग की जाती है। आपने देखा ना, वुमेन्स अपने पीछे बास्केट लेके घूम रही होती है और उसमें वो ऊपर से वो लीव्स को हाथों से तोड़ तोड़ के डाल रही होती है, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर आपको बहुत अच्छी कॉफी चाहिए तो उसकी जो बीन्स होते हैं, कॉफी बीन्स होते हैं, उनको सही टाइम पे तोड़ना, उनको ग्राइंड करना, रोस्ट करना, ये सारे प्रोसेस जो है लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ऐसे रीजन से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गन्ना उगाया जाता है ना। तो क्या होता है, गन्ना भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। क्यों? क्योंकि मोस्टली उसे हमें ना अपने यूज के लिए इतना नहीं उगाते हैं, उसको हम उगाते हैं मील्स को बेचने के लिए। और मील्स उससे क्या बनाते हैं, वो उससे शक्कर बनाते हैं, ठीक है, चीनी बनाते हैं। और आपको पता है आजकल तो एक नया प्रोडक्ट यूज होने लगा है। आपको पता है शुगर केन से हमें ना एक बाय प्रोडक्ट मिलता है और उससे हम क्या बना रहे हैं आजकल, इथेनॉल बना रहे हैं, जिसको हम है ना पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको इथेनॉल जो एक प्रोडक्ट होता है वो हमें गन्ने से मिलता है और उसको हम किस में यूज करेंगे, पेट्रोल में मिक्स करके उसे यूज करेंगे, ठीक है, ब्लेंडिंग कर करके।
उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोड्यूस है इसको आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हो या फिर नियर बाय फैक्ट्रीज में आप इनको प्रोसेस कराओगे, और बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट भी आपको लगाना पड़ता है। अब देखो, चाय तो मोस्टली उगती है असम में, दार्जिलिंग में, ऐसे एरिया में, लेकिन चाय हर घर में पहुंचती है ना, तो उसके लिए बहुत सारा ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ता है। और ट्रॉपिकल रीजन में सारी प्लांटेशन क्रॉप मोस्टली होती है, तो कौन सी कहाँ कहाँ पे होती है, तो अगर आप मलेशिया में देखोगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रबड़ की खेती की जाती है, कॉफी ब्राजील में उगाई जाती है, चाय जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा उगती है, श्रीलंका में भी बहुत ज्यादा उगती है। ठीक है, उसके बाद आता है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है हमारी। तो अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस, जो इसको हम क्या बुलाते हैं, चावल बुलाते हैं। तो आपको पता है मेजर फूड प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग चावल खाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसको कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, चावल उगाने के लिए हमें कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, थोड़ा हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, और बारिश बहुत ज्यादा चाहिए। आपको पता है ना, चावल उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, एलुवियल क्ले सॉइल जो होती है वो इसके लिए बेस्ट होती है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी को रोक के रख सकती है। और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत ज्यादा चावल उगता है हमारे यहाँ पे। चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चावल उगाता है। उसके बाद आता है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। ठीक है, तो कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। एलुवियल क्ले सॉइल बेस्ट होती है किसके लिए, राइस उगाने के लिए। उसके बाद आता है व्हीट, जिसको हम गेहूं बुलाते हैं। तो जो गेहूं होता है उसे ना मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़नी चाहिए, और इसको बारिश भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम इसको बारिश चाहिए, लेकिन थोड़ी बारिश तो इसको भी चाहिए। उसके बाद है ना, इसको है ना ब्राइट सनलाइट चाहिए, यानी कि है ना सूरज की रोशनी अच्छी आनी चाहिए जब इसकी कटाई हो रही होती है। और वेल ड्रेन लोमी सोइल जो है उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छा उगता है। आपको ये जो पता है ना, ये हमारा पूरा जो बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट है, इसमें गेहूं जो है वो बहुत ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ उगता है वो, इसके अलावा दूसरी कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, इंडिया में इसे ना हम सर्दियों में बोते हैं, और जो गर्मियां होती है, अप्रैल का टाइम जो होता है मोस्टली, उस टाइम इसकी कटिंग हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिलेट्स। तो आपको पता है ना, इस साल 2023 में हम क्या मना रहे थे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया हमने। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में मोटा अनाज। ठीक है, कोर्स ग्रेन। ठीक है, मोटा अनाज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो है ना लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में उग जाता है। अभी मैं आपको कह रही थी ना कि आप रेत में कुछ नहीं उगा पाएंगे, लेकिन रेत में जिसको आप उगा पाएंगे वो है मिलेट्स। एक तो इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, इसको ज्यादा उपजाऊ जमीन भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही हार्ड क्रॉप है, इसको बहुत ज्यादा केयर नहीं चाहिए। तो यानी कि जिन एरिया में कम बारिश होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, ठीक है, वहां भी उग जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, और इनको कहाँ कहाँ उगाते हैं, नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। आपको याद होना चाहिए कि 2023 ईयर जो है उसे हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह मनाया, और ये जो प्रपोजल है ना, ये इंडिया ने ही दिया था। ठीक है, इंडिया के कहने पर ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया। और आता है मक्का। तो आप सबने मक्का भुट्टा जरूर खाया ना, इसको हम मक्का भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो मक्का होता है मोस्टली आपने येलो वाला ही देखा होगा, लेकिन आप देख रहे हो ब्लैक, रेड, इसे अलग अलग कलर्स में भी मक्का उगता है। ठीक है, तो जो मक्का होता है उसे है ना मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बारिश चाहिए और बहुत ज्यादा धूप चाहिए। ठीक है, और ये फर्टाइल सॉइल में उगता है। मक्का को हम कॉर्न भी बोलते हैं ना, कि बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज भी मिलती है दुनिया में, पूरी दुनिया में इसकी डिफरेंट डिफरेंट कलर वेराइटीज मिलती है। हमारे यहाँ पे मोस्टली मैंने येलो ही देखा है, अगर आपने कोई डिफरेंट देखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है कॉटन, जिसको हम कपास बोलते हैं। तो कपास को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, हल्की बारिश चाहिए, और इसको है ना 200 ऐसे दिन चाहिए, 210 ऐसे दिन चाहिए जिस दिन है ना फ्रॉस्ट नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि एक तरीके से जिसको हम पाला बोलते हैं ना, पाला पड़ रहा है, यानी कि जिसमें ना थोड़ी थोड़ी सुबह आप जाते हो कभी कभी, तो हम कह रहे हैं ना बहुत ठंड हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिख रहे होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। 210 दिन इसे ऐसे चाहिए जहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री वेदर रहे। ठीक है, और बहुत तेज धूप निकल रही हो। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक सॉइल में उगती है कॉटन, जो है ना वो ब्लैक और एलुवियल सॉइल दोनों में उगती है, लेकिन जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन उगाने के लिए, कपास उगाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसलिए ब्लैक सॉइल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम रेगुर सॉइल बुलाते हैं, क्योंकि कॉटन का एक दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर। ठीक है, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, कपास से ही मिलेगा। और कपास का कौन सा पार्ट है जो हमारे इस्तेमाल में आ रहा होता है, तो जो इसकी फ्लावर बॉल्स होती है ना वो हमारे इस्तेमाल में आ रही होती है। ठीक है, और उसमें से ना बहुत सारे बीज निकलते हैं जो हम अपने जानवरों को खिला देते हैं, और जो हमें कॉटन मिलता है वो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। ठीक है, तो जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कह सकते हैं, जूट का एक दूसरा नाम क्या हो सकता है, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, और ये है ना एलुवियल सॉइल पे बहुत ज्यादा अच्छा उगता है, और इसको है ना हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत तेज बारिश चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। यानी कि
हवा में है ना बहुत ज़्यादा नमी होनी चाहिए इसके लिए, और आपको पता है ना सेम ऐसा राइस के लिए भी होना चाहिए, उसको भी ह्यूमिडिटी पसंद है। तो ये ना ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा उगता है। इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है, और आपको पता है ये जो हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर जूट बहुत ज़्यादा उगता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉफ़ी। तो जो कॉफी होती है इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी कि ना वहाँ पे बारिश भी होनी चाहिए। वार्म एंड वेट क्लाइमेट का मतलब है वहाँ पे ना गर्मी होनी चाहिए और है ना बारिश भी होनी चाहिए, ठीक है। वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए उसको, और जो हिल स्लोप्स है वहाँ पे ये बहुत ज्यादा अच्छा उगता है। आपने देखा ना कॉफी मोस्टली है ना थोड़े हिली एरिया में उगाई जाती है। ब्राजील इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, और उसके बाद आता है कोलंबिया और इंडिया। उसके बाद टी यानी कि चाय। तो आपको पता है ये एक बेवरेज क्रॉप है, हम सब चाय कॉफी ये सब बेवरेज क्रॉप्स में आते हैं। हम सबको चाय कॉफी पीना बहुत पसंद होता है, इंडिया में तो स्पेशली चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, ठीक है। इसको ना ठंडा मौसम पसंद है, उसको जैसे वार्म था ना चाय को, मतलब कॉफी को गर्म वेदर चाहिए, वैसे चाय को है ना थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए, ठीक है। और इसको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए, बारिश होती रहनी चाहिए उस एरिया में। इसलिए आपको पता है ना नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, असम में, दार्जिलिंग में ऐसा ही मौसम रहता है, इसलिए वहां पर चाय बहुत अच्छी उगती है। और आपको पता है ना वो जो टेंडर लीव्स होती है, मैंने बताया ना ऊपर वाली जो सॉफ्ट सॉफ्ट ट्विग्स लीव आ रही होती है, उनसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती बनती है, ठीक है। वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए इसको, और जेंटल स्लोप, यानी कि ना बहुत ज्यादा उठी हुई पहाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जेंटल स्लोप चाहिए इसको। इस एरिया में मतलब इस क्रॉप के लिए ना आपको बहुत ज्यादा लेबर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना हाथों से आपको पिक करनी पड़ती है वो टेंडर लीव्स, ठीक है। और उनको आप मशीनों से नहीं कर सकते, वरना फिर है ना क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। और केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका वो कंट्री है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इस चैप्टर से याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो जब है ना साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज कॉल्ड फार्मिंग। तो जब है ना आप एक जमीन पे है ना फसलें उगा रहे हैं, वहां पे आप जानवरों को भी पाल रहे हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम क्या बुलाते हैं, एग्रीकल्चर। अभी मैंने आपको बताया ना एग्री वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉइल, और कल्चर का प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद आता है सेरीकल्चर। तो अगर आप है ना रेशम के कीड़ों का पालन कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि आपको कल को क्या करना है, उससे आपको रेशम मिलेगा, ठीक है, सिल्क मिलेगा। और आपको पता है ना सिल्क की है ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनती है, सिल्क को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और फार्मर की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जो लोग है ना रेशम के कीड़ों का पालन करते हैं, किस लिए, क्योंकि उनको बाद में रेशम मिलेगा उससे, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, इंग्लिश में उसे क्या बुलाते हैं, सेरीकल्चर बुलाते हैं। तो आपको है ना ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इसलिए पता होनी चाहिए, वो ना आपको दे देते हैं कि सेरीकल्चर का मतलब क्या है, पीसी कल्चर का मतलब क्या है। पीसी कल्चर का मतलब होता है अगर आप है ना फिश उगाते हैं, ठीक है, यानी कि मच्छी पालन आप करते हैं, उसको बेचने के लिए, कमर्शियली यूज करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। विटिकल्चर का मतलब होता है अगर आप है ना ग्रेप्स उगा रहे हैं, यानी कि आप है ना बहुत बड़ा एरिया आपके पास है लैंड का, और उसमें ना आप सिर्फ अंगूर ही अंगूर उगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, विटिकल्चर कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आप सब्जियां भी उगा सकते हैं, फूल उगा रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर ब्रांच के अंदर क्या कहता है, अगर आप सब्जियों का को उगाते हैं तो भी आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारे एरिया पे ना सिर्फ फूल ही फूल उगा रहे हैं तो भी आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, अगर आपने फलों वाले पौधे लगा रखे हैं तो क्या है, ये भी हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। उसके बाद एक टर्म आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल आपको पता है ना ये टर्म है ना बहुत ज्यादा फेमस हो रखी है। आप अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी खरीदते हो ना तो उस पर लिखा होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो चीज हमें नेचुरली मिल रही है, ठीक है, जिसके अंदर हमने है ना सिंथेटिक चीजें नहीं डाली है। तो एक ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर है ना ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं, जो है ना गाय भैंसे उनके का जो गोबर होता है ना उसका इस्तेमाल करके, मैन्योर करके, किचन का वेस्ट कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग डाल डाल के अगर हम खेती कर रहे हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड अगर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे हैं, सिंथेटिक केमिकल्स नहीं डाल रहे हैं अगर हम, और सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बुलाते हैं। उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो जब है ना सारे लोगों के पास है ना हर वक्त एक्सेस हो खाने की, सेफ न्यूट्रिशियस फूड उनकी डाइटरी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए, अगर वो उनको मिल रहा है अपनी हेल्दी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फूड सिक्योर नेशन, ठीक है। तो 4 पिलर्स होते हैं फूड सिक्योरिटी की। अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आपका खाना इतना सस्ता हो कि आप उसे खरीद पाओ, सब लोग उसे खरीद पाए। एक्सेसिबिलिटी, आपके एरिया में है ना एक्सेसिबल हो, ये नहीं आपको गेहूँ खरीदना लेकिन आपको गेहूँ खरीदने के लिए 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यूटिलिटी, यानी कि उसका कोई इस्तेमाल हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में। और स्टेबिलिटी, आपका फूड जो है वो स्टेबल होना चाहिए। तो ये 4 पिलर्स होते हैं फूड सिक्योरिटी के। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बताइए।